बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मैं आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। जी हाँ, एक बार एक छोटे से बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या अगर अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह जवाब देता है, अल्लाह हमारी सुनता है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सुनता है। तो फिर छोटे से बच्चे ने कहा कि अगर हम सवाब करें और अगर हम इताअत वाले हो, इबादत गार वाले हो, तो भी अल्लाह हमारी सुनेगा अगर हम पुकारेंगे तो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। फिर उस बच्चे ने कहा कि अगर हम गुनहगार हो तब भी सुनेगा? तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, और उस बच्चे को मैंने इस वाक्य से समझाया। क्या है वो वाक्या और क्या थोड़ा सा फर्क रह जाएगा, आप जान के हैरान हो जाएंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। अपना नाम बताइए। सैयद तस्वीर आब्दी, सैयदा हिमानी, मरियम जैदी, सैयद तस्बी फातिमा, जैन अली जमानी, सैयद अस्करी हैदर, मेहदी जमानी। आप सबका इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में मेरे बच्चे। आज का जो ये वाक्य है वो बहुत ही खास वाक्य है। आपको पता है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या अल्लाह सुनता है अगर हम पुकारो तो मैंने कहा हाँ सुनता है, बिल्कुल सुनता है। फिर उस बच्चे ने कहा कि अगर हम अच्छे बच्चे हों, एकदम अच्छे काम करते हो, इबादतगार हो, तब भी सुनेगा? तो मैंने कहा हाँ तब भी सुनेगा। पता उसके बाद ये बच्चे ने क्या कहा अगर हम गुनहगार हों तब भी सुनेगा। तो मैंने कहा यहाँ थोड़ा फर्क हो जाएगा। आप जानना चाहोगे क्या है वो फर्क? यस। इंटरेस्टिंग। एक बार जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए अल्लाह से बात करने के लिए। जब उन्होंने पुकारा कि ए आलमीन के परवरदिगार, तो अल्लाह की आवाज आई लब्बैक। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इबादतगारों के परवरदिगार, तो आवाज आई लब्बैक। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुनहगारों के परवरदिगार, फिर आवाज आई लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हो गए सुनकर। उन्होंने अल्लाह से कहा कि मैंने जब इताअत वालों कहा तो तूने लब्बैक एक बार कहा, जब मैंने कहा कि आलमीन के परवरदिगार तो तूने जवाब दिया लब्बैक एक बार, लेकिन जब मैंने गुनहगार के परवरदिगार कहा तो 3 बार जवाब क्यों? ये क्या है माजरा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देखो जनाब मूसा, जब कोई इताअत वाला, जो कोई इबादतगार वाला मेरे पास आता है, मुझे आवाज देता है, तो वो एक उम्मीद के साथ आता है कि क्योंकि मैं इबादतगार हूं तो मुझे अल्लाह जवाब देगा, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने इबादत की है, तो अल्लाह मुझे जवाब देगा। लेकिन जब कोई गुनहगार मुझे आवाज देता है तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं रहती, वो बेउम्मीद होता है, वो हारा हुआ होता है, अकेला होता है। तब मैं उसे 3 बार आवाज इसलिए देता हूं क्योंकि अगर वो एक कदम अगर मेरी ओर बढ़ाता है, मुझे याद कर कर, मुझे बुलाकर, मैं 3 कदम उसकी तरफ बढ़ाता हूं। इसलिए मैंने 3 बार गुनहगारों पर कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, क्योंकि गुनहगारों को कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए मैं उनको 3 बार आवाज देता हूँ। गुनहगार की सिर्फ एक ही शर्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि गुनाह करें तो एक बार वापस मेरे पास पलट कर आ जाए, बस वही शर्त है, और फिर मैं उसे 3 बार अपनाऊंगा और लब्बैक कहूंगा। अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप बताइए। कि अल्लाह सबकी मदद करता है। अल्लाह सबकी मदद करता है, और स्पेशली गुनहगारों की। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि अल्लाह ने कहा कि जो इबादत करने वाले होते हैं वो तो अल्लाह को याद करते हैं कि मैंने इबादत किया हूँ, आज तो मैंने अच्छा काम किया, आज तो मैंने सवाब किया हूँ, अल्लाह तो मेरी सुनेगा अगर मैं बुलाऊंगा तो। लेकिन जब कोई गुनाह करता है तो वो अपने आप में बहुत गिल्ट होता है, और जब वो अल्लाह को पुकारता है तो उसे उम्मीद नहीं होती कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, अल्लाह मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा, अल्लाह मेरी तरफ देखेगा, अगर मैं पुकारूंगा तो जवाब देगा अल्लाह, या अगर मैं पुकारूंगा, अगर मैं दुआ मांगूंगा तो मेरी दुआ सुनेगा अल्लाह। वो कंफ्यूज होता है, अपने आप में रहता है, वो बहुत गिल्ट होता है। इसलिए उस गिल्ट को छुपाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं 3 बार उसको लब्बैक कहूंगा, मैं गुनहगार की और भी सुनूंगा, क्योंकि किसके पास कोई उम्मीद नहीं रहती, इसलिए क्योंकि वो गुनाह करने के बाद भी मेरे पास आता है, इसलिए मैं 3 कदम उसकी तरफ बढ़ाऊंगा। वेरी गुड। अल्लाह सबके सुनता है और स्पेशली गुनहगारों की सुनता है। वेरी गुड। और कोई? अल्लाह इज मर्सीफुल। अल्लाह इज मर्सीफुल। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ठीक है गुनहगार है तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मैं गुनहगारों का परवरदिगार नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छे लोगों का परवरदिगार हूँ, ऐसा नहीं कहा है अल्लाह ने। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि
इबादतगारों के परवरदिगार, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ लब्बैक, मैं हूँ, बोलो। जब गुनहगारों के कहा तो 3 बार इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह गुनहगारों वालों के साथ भी है। तो जो अगर आप गुनाह करते हो, अगर आप कभी कुछ चीज़ गलत करते हो, तो अगर आपको गिल्टी होता है तो ऐसे ये मत समझो कि अल्लाह आपको जवाब नहीं देगा, बल्कि आप फौरन अल्लाह की तरफ मुतमईन हो जाइए, आप अल्लाह की तरफ पलट जाइए और अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने कंफर्म कर दिया है कि गुनहगार की सिर्फ एक ही शर्त है, वो गुनाह करे ठीक है, गिल्ट के बाद वो मुझे पुकारे, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। आप बताइए। Allah loves the sinner and hates the sin. अल्लाह loves the sinner and hates the sin, यानी कि अगर आप गुनाह करते हो तो इसका मतलब यही नहीं कि अल्लाह आपसे नफरत करता है, आपको छोड़ देगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। नहीं, जो आपने गुनाह किया है वो गुनाह से अल्लाह नफरत करता है। अल्लाह hates the sin, not the sinner। ठीक है, वेरी गुड मरियम। और कोई आप बताइए। हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। आपने कितना भी गलत काम किया हो, आपने कितनी भी आप गिल्ट में क्यों ना मर रहे हो, लेकिन आपको नाउम्मीद ही नहीं होना। बस आपको एक बार अल्लाह से इस्तगफार करना है और अल्लाह की बारगाह में आपको वापस से जाना है, और ये उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेगा। ठीक है, आप बताइए। हमें हर गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। परफेक्ट। हमें गुनाह के बाद अल्लाह की तरफ पलटना है, उसके बारगाह में पलटना है। ऑन द फर्स्ट प्लेस हमें गुनाह ही नहीं करना चाहिए बच्चों। गुनाह बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं, गलती से, इंसान है, हो जाती है गलती, गुनाह हो जाता है, तो आपको अल्लाह की तरफ, अल्लाह के बारगाह में पलटना है। और मेक श्योर अगर आप इस्तगफार कर रहे हैं और अगर आपको गिल्ट लग रहा है और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, मेक श्योर यू डोंट रिपीट दैट सिन अगेन। मेक श्योर कि आप फिर से वो गुनाह वापस नहीं कर रहे हैं, फिर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अल्लाह को कि ठीक है मैं माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। इस स्टोरी का मतलब ये नहीं हाँ बच्चों कि अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह मेरी सुनेगा, मैं गुनहगार हूँ, ठीक है आज जस्ट फॉर किड्स में मुझे पता चला। नहीं, अगर आप गुनाह कर रहे हैं आप इस्तगफार कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आप वापस से वो गुनाह ना करें, अल्लाह को वापस से आप हर्ट ना करें। ठीक है, आप बताइए। अल्लाह ने जो रूल्स बनाए हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हमने गुनाह कर लिया फिर वो माफ़ कर देंगे, रहने दो। जी हाँ, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस वाक़े को, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन इस वाक़े को आपने अच्छे से समझा है। यही मेरा एम था, यही मेरा मकसद था। अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आप गुनाह करते हैं, हमको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए अल्लाह के रूल्स को। अल्लाह रहमान और रहीम है, सब जानते हैं, लेकिन वही अल्लाह जब आप गुनाह रिपीट करें तो सज़ा भी देता है। तो इसलिए अगर आप एक बार इस्तगफार करें अल्लाह की बारगाह में और वापस लौटे उसके पास, तब वापस से वो गुनाह रिपीट ना करें। अल्लाह के कुछ रूल्स हैं, उसको ब्रेक ना करें। ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जब आप घर जाएंगे, अगर आपने कोई भी गिल्ट, अगर आपको लग रहा हो, कोई भी गुनाह किया हो, तो आप फ़ौरन यहाँ से जाएंगे और अल्लाह के बारगाह में माफ़ी मांगेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको माफ़ कर देगा। ठीक है, ये उम्मीद के साथ। तो देखा नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा था कि उस बच्चे ने मुझसे कहा कि क्या गुनहगार को भी अल्लाह माफ़ करेगा, तो उसका जवाब ये वाक़या है। अगर आपके बच्चे आपसे पूछे कि गुनाह करने के बाद अल्लाह हमारी सुनेगा, तो आप उनको ये वाक़या ज़रूर सुनाएगा कि हाँ, गुनाह करने के बाद सिर्फ एक ही शर्त है कि आप वापस अल्लाह के बारगाह में इस्तगफार कीजिए और अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह ज़रूर सुनेगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़ये के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट डिड यू नो में, जहाँ पर हम बच्चों से दीनी और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट की और देखते हैं किड्स कितना तैयार है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। माशाल्लाह, आप सभी तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे इस्लामिक सवालों की, एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। गर्ल्स, आपके लिए हमारा पहला सवाल है कि वाकई करबला के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कितने साल तक जिंदा रहे? जी बताइए। 32 years। 32 years, यू आर वेरी क्लोज। जी बताइए। 35। यस, तकरीबन 35 years तक जिंदा रहे थे। वेरी गुड मरियम, और आप भी क्लोज थी। चलिए, हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है। आपको हमें बताना है कि किस बीबी को उम्मुल मसाइब कहा जाता है। वो कौन सी बीबी है जिनका टाइटल है उम्मुल मसाइब? ज़ैन अली, आप जानते हैं, बताइए। बीबी ज़ैनब। जी,
बीबी ज़ैनब को कहा जाता है उम्मुल मसाइब। कौन है बीबी ज़ैनब? इमाम हुसैन की बहन। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन है और जो कि करबला के सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी। वेरी गुड। चलिए हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। आपको हमें बताना है कि इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी? आप जानती हैं तज़वी फ़ातिमा, बताइए। 29। 29। आर यू श्योर? पक्का? कहाँ पढ़ा है आपने ये 29? मुझे मेरी अरबी टीचर ने बताया था। It is 28 years. You're ओके। somewhere close. It is 28 years. इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम की जो कुल उम्र मुबारक थी वो थी 28 साल। ओके, गुड ट्राई। चलिए हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है। आपको हमें बताना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कितनी साल की उम्र में इमामत की जिम्मेदारी मिली? जी बताइए। 5 years। आर यू श्योर? 5 years इमामत की जिम्मेदारी। श्योर। You're sure? Yes, you are right. 5 साल की उम्र में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जो जिम्मेदारी मिली थी इमामत की वो थी 5 years. Very good. Now my next question is for girls. Girls आपको हमें बताना है कि किस तारीख को यजीद वासिल जहन्नम हुआ? अगर तारीख नहीं बता सकते तो आप लोग मंथ भी बता सकते हैं। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल। आर यू श्योर? यस। Yes, you are right. वो तारीख थी 14 रबीउल अव्वल और आपने हमें मंथ बताया है। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ ने इसका आंसर किया है तो गर्ल्स आपसे हमारा अगला सवाल होगा। अब हमें बताइए कि किस नबी को रूहुल्लाह कहा जाता है? रूहुल्लाह जो टाइटल है वो किस नबी का है? जी आप बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आप कह रही हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और कोई बताना चाहेगा गर्ल्स में से? नहीं, आप जानते हैं ज़ैन अली? जी आप बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। यस, सही जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है रूहुल्लाह। गर्ल्स आपका ये सवाल था, आप में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आप लोग बता सकते हैं? उनकी वालिदा का नाम जनाब मरियम था। जी राइट, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनकी वालिदा का नाम है। और कुछ बता सकते हैं? He is still alive. यस, वो जिंदा प्रॉफिट है। ही इज स्टिल अलाइव। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज़। बॉयज़ आपके लिए हमारा पहला सवाल है। आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी बताइए। मैथ्स। मैथ्स। और आपका? मैथ्स। मैथ्स। और आप? साइंस। साइंस। आप दोनों को मैथ्स पसंद है, आपको साइंस पसंद है, लेकिन हमारा जो ये सवाल है वो रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ठीक है, तो ना माय क्वेश्चन इज हैदराबाद इज अ कॉमन कैपिटल ऑफ विच 2 स्टेट्स? यू नो, बताइए। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यस, हैदराबाद इज द कॉमन कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स सिर्फ हैदराबाद ऐसा एक सिटी नहीं है जो कि कॉमन कैपिटल है, एक और सिटी है जो कि कॉमन कैपिटल है और आपको हमें बताना है कि वो कौन से 2 स्टेट्स हैं। चंडीगढ़ इज द कॉमन कैपिटल ऑफ विच 2 स्टेट्स? जैसे कि हैदराबाद इज द कॉमन कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वैसे चंडीगढ़ भी 2 स्टेट्स का कॉमन कैपिटल है। पंजाब। ओके, वन इज पंजाब। वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। एंड द अदर वन? हरियाणा। यस, यू आर राइट। पंजाब एंड हरियाणा का जो कॉमन कैपिटल है वो है चंडीगढ़। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज आपको हमें बताना है कि एलिफेंट्स लॉन्ग टूथ इज कॉल्ड व्हाट? एलिफेंट देखा है? यस। इसकी लॉन्ग टूथ भी देखे है? यस। तो उसको क्या कहते हैं? जी बताइए। टस्क। वेरी गुड, उसे टस्क कहा जाता है। आप लोग ने देखा है एलिफेंट? यस। तो अब आप लोग पहचानते हैं कि उसकी जो लॉन्ग टूथ है उसको क्या कहते हैं? टस्क। यस, टस्क। चलिए, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स आपको ये हमें बताना है नेल्सन मंडेला वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अफ्रीका। यू आर टेलिंग मी अफ्रीका। अफ्रीका इज अ कंट्री और कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट। ओके, यू आर राइट, बट इट इज अ कॉन्टिनेंट। आई एम आस्किंग फॉर द कंट्री। साउथ अफ्रीका। यस, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो थे नेल्सन मंडेला। ही इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आप लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है और इवन भारत रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का, उन्हें वो भी दिया गया है। वो वाहिद 2 ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है जो कि इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं होने के बावजूद दिया गया है। उनमें से एक शख्स है, एक पर्सनैलिटी है नेल्सन मंडेला। ओके, चलिए, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज।
बॉयज, आपको हमें अनदर वर्ड बताना है, ठीक है, सिमिलर वर्ड बताना है फॉर पेन। पेन, पेन का क्या मतलब होता है? दर्द। यू आर राइट। पेन के सिमिलर वर्ड आपको बताना है, कोई भी एक वर्ड बता सकते हैं आप जानते हैं? जी बताइए। हर्ट। जी यू आर राइट। अफ्लिक्शन भी होता है, अगोनी भी होता है, ठीक है। माय नेक्स्ट वर्ड फॉर गर्ल्स इज, आपको हमें बताना है अनदर वर्ड फॉर फेमस। फेमस के लिए अनदर वर्ड, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज अ फेमस सॉकर प्लेयर, ही इज अ फेमस क्रिकेटर। फेमस अनदर वर्ड। जी तस्वीर फातिमा बताइए। पॉपुलर। यस, पॉपुलर एंड इवन वी कैन से रिनाउंड, ठीक है, वेरी गुड। हमारे यहाँ पर सवाल जो थे वो खत्म होते हैं, लेकिन हमारे पास है द विनिंग टीम यानी कि जीनियस टीम ऑफ द वीक, और वो है बॉयज आप। सो बॉयज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू आर वेलकम। नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो। आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज हमारे सेगमेंट में हम दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स के फैक्ट्स इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो दुनिया भर में मौजूदा ज़मीन की 1/3 ज़मीन का मालिक है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि हम किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं? एशिया। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया की। अच्छा किड्स, आप हमें ये बताएं कि एशिया के अलावा बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? वी हैव टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट? यस। आप बताएं। अफ्रीका। अफ्रीका, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आप बताएं। यूरोप। यूरोप। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, वेरी गुड। एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, यस। एशियन कॉन्टिनेंट्स 48 कंट्रीज से मिलकर बना है। साथ ही साथ हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में जो कि 48 कंट्रीज से बना है, 2 ऐसी ज़मीनें, 2 ऐसे मुल्क भी हैं जो अपनी ज़मीन दूसरे कॉन्टिनेंट यानी यूरोप के साथ शेयर करते हैं, और वो 2 ममालिक हैं, रशिया, रशियन फेडरेशन और टर्की। जैसे कि हमने आपको रशिया और टर्की के बारे में बताया, आप हमें ये बताएं कि दूसरे वो कौन से ममालिक हैं, वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं? आप बताएं मेहदी। जापान। वेरी गुड। आप बताएं अस्करी। पाकिस्तान। पाकिस्तान। आर वेरी ओन कंट्री इंडिया। बिल्कुल ठीक, हमारा अपना मुल्क, हमारा अपना वतन हिंदुस्तान। आप बताएं तस्वीर फातिमा। ओमान। ओमान। नेपाल। नेपाल, वेरी गुड। सैयद, आप बताएं। इराक। इराक। ईरान। ईरान। इसके अलावा कंबोडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, भूटान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। एशियन कॉन्टिनेंट जो कि 48 कंट्रीज़ से मिलकर बना है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़बानें, कितनी लैंग्वेजेस में लोग गुफ्तगू करते होंगे, बातें करते होंगे, राइट? यस। यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, यानी यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानें हैं जिसमें लोग गुफ्तगू करते हैं। आप बता सकते हैं वो कॉमन लैंग्वेजेस कौन सी है जिसमें यहाँ के लोग बातें करना पसंद करते होंगे, या जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? आप बताएं मरियम। जापानीज फ्रॉम जापान। जापानीज, वेरी गुड। आप बताएं। अरबिक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अरबिक, सऊदी अरेबिया। हिंदी फ्रॉम इंडिया। हिंदी फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा इंग्लिश एक ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो तकरीबन तमाम मुल्कों में, तमाम एशियन कंट्रीज़ में बोली जाती है। लैंग्वेजेस की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस मुल्क का है एशियन कॉन्टिनेंट में, वो हमारा ही अपना मुल्क है, इंडिया, जिसकी तकरीबन 30 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा इंडोनेशिया में 12 लैंग्वेजेस बोली जाती है। और अगर हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। इतना ही नहीं किड्स, अगर हम वर्ल्ड की द हाईएस्ट पीक और द लोवेस्ट पॉइंट की बात करें, तो ये दोनों भी एशियन कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है।
क्या आप हमें बता सकते हैं कि दुनिया की हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है? इस पॉइंट को वर्ल्ड्स टिपी टॉप भी कहा जाता है। आप बताएं तस्बी फातिमा। माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल ठीक, दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। और ये किस मुल्क में है? इंडिया। बिल्कुल ठीक। ये अपनी बॉर्डर्स यानी अपनी सरहदें शेयर करता है नेपाल और चाइना के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें द लोवेस्ट पॉइंट की, तो दुनिया की लोवेस्ट पॉइंट कौन सी है? क्या आप जानते हैं? नो। जानना चाहेंगे? यस। दुनिया की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी, जिसका शुमार भी एशियन कॉन्टिनेंट में ही है, यानी ये भी एशियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। ओके? Yes. इसके अलावा किड्स, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर आपको हज़ारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो वो कौन से एनिमल्स हैं जो आपको बआसानी एशिया में देखने मिलेंगे? आप बताएं। चीता। चीता, वेरी गुड। आप बताएं अस्करी। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा। टाइगर। टाइगर। एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट। पिकॉक। पिकॉक। लायन। लायन। कैमल। कैमल। इसके अलावा जाइंट पैंडा, काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ कोबराज, स्नेक्स, ये तमाम चीज़ें आपको एशिया में बआसानी देखने मिलेगी। इसके अलावा एशिया एक ऐसा रिच कॉन्टिनेंट है कि दुनिया के द 10 लार्जेस्ट मॉल्स, वो सारे 10 के 10 मॉल्स एशिया का ही हिस्सा है। वाओ। बिल्कुल। इसके अलावा 9 ऑफ वर्ल्ड्स 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग में से 9 बिल्डिंगें एशिया में ही पाई जाती है। यानी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एशियन इकोनॉमी कितनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ एशियन कॉन्टिनेंट तेज़ रफ्तार से ऊंचाइयों को छू रहा है। ओके? यस। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखेंगे? यस। नाज़रीन, हम उम्मीद रखते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन में दी गई डिटेल्स पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।